एक घना जंगल था। चारों ओर सुबह राजकुमार अरुण महल के बगीचे में टहल रहा था। तभी राजा विक्रम सिंह वहाँ आते हैं। क्या हुआ अरुण, तुम्हारा चेहरा आज उतरा हुआ क्यों लग रहा है? पिताजी, कल रात मैंने एक बहुत ही विचित्र सपना देखा। मैंने स्वयं को एक घने भयावह जंगल में पाया। वहां एक तालाब था, पर उसका रंग खून जैसा लाल था। ऐसा लग रहा था मानो उसमें पानी नहीं बल्कि रक्त बह रहा हो। राजा विक्रम सिंह अरुण की बात ध्यान से सुनते हैं। तभी वहाँ राजगुरु प्रवेश करते हैं और हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, राजकुमार, सपनों को इतना मन पर मत लिया करो। ये केवल मन की कल्पनाएं होती हैं। परंतु राजगुरु, ये सपना मुझे कुछ अलग ही लग रहा था, मानो वो कोई संकेत हो। कभी कभी सपने वास्तविक मालूम होते, परंतु वे केवल भ्रम होते। तुम महल में बहुत समय से व्यस्त हो, क्यों ना थोड़ा विश्राम करने के लिए शिकार पर चले जाओ। राजकुमार को यह सुझाव अच्छा लगता है। वह सहमति में सिर हिला देता है। ये अच्छा विचार है राजगुरु। थोड़ी देर बाद वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद राजकुमार अरुण जंगल में एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठा अपने सपने के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक स्त्री पर पड़ती है। इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये मेरे राज्य की तो नहीं लगती। कौन है ये? राजकुमार अरुण उसके पास जाने का निश्चय करता है। फिर राजकुमार उस स्त्री के पास जाता है और विनम्रता से कहता है, मैं राजकुमार अरुण हूँ। मेरे पिता इस राज्य के महाराज विक्रम सिंह हैं। क्या आप यात्री हैं? आप अकेली हैं या आपके परिवार के अन्य सदस्य भी साथ हैं? मेरा नाम अवंतिका है। मैं एक अलग राज्य में रहती हूँ। कौन सा राज्य? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। हमारे राज्य का नाम बताने की अनुमति नहीं होती। वहाँ के लोग बाहरी दुनिया में बहुत कम आते जाते हैं। तो इसका मतलब तुम अपने राज्य की राजकुमारी हो? हाँ। तो कम से कम ये बात तो बता सकती हो कि तुम्हारा राज्य कहाँ है? समझ लो कि मेरा राज्य जंगल की गहराइयों में है। अगर तुम मेरे राज्य का नाम और पता जानना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार अरुण चौंक जाता है और अवंतिका की ओर अब अविश्वास से देखता है। क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे राज्य की लड़कियां केवल अपने पति को ही अपने राज्य का नाम और ठिकाना बताती है। राजकुमार अरुण को यह बात विचित्र लगती है, मगर वो कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि वह पहले ही नजर में अवंतिका पर अपना मन हार चुका था। अवंतिका जाने लगती हैं। राजकुमार अरुण उन्हें पुकारता है, सुनो, क्या तुम कल मुझे यहीं मिलोगी? मैं अक्सर इसी समय जंगल में टहलने आती हूँ। इतना कहकर अवंतिका चली जाती हैं। राजकुमार अरुण महल में लौट आता है और उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। राजकुमार अरुण महल में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही है। राजा विक्रम सिंह यह देख लेते हैं। क्या हुआ पुत्र, जब तुम जंगल गए थे तो तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ था, पर लौटने के बाद तुम्हारे चेहरे पर ये अलग चमक क्यों है? ऐसी कोई बात नहीं पिताजी। जंगल में सुंदर दृश्य ने मेरा मन हल्का कर दिया है। राजकुमार अरुण अपने कक्ष में चला जाता है। वह अवंतिका के बारे में ही सोचता रहता है। वह अपने आप से कहता है, अवंतिका ने कहा कि वो रोज जंगल में टहलने जाती है। क्या वो बस ऐसे ही कह रही थी या मुझे आने का संकेत दे रही थी? मुझे कल फिर से जंगल जाना चाहिए। राजकुमार अरुण यही सोचते हुए सो जाता है। अगली सुबह वह पुनः जंगल जाता है। वहाँ पहले से ही अवंतिका बैठी होती है। जैसे ही राजकुमार अरुण उसे देखता है, अवंतिका के होंठों पर रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। मुझे पता था कि तुम अवश्य आओगे अरुण। कल जब मैं तुम्हारी आंखों में देख रही थी तो मुझे उनमें अपने लिए प्रेम की झलक साफ दिखाई दी। अवंतिका, तुम सच कह रही हो? लेकिन जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था
तभी मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा था। मुझे पहली ही नजर में तुमसे प्रेम हो गया था। अवंतिका शर्माकर हल्की मुस्कान देती हैं। इतनी भी क्या जल्दी है राजकुमार, तभी तो हम मिले थे। ना जाने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। अवंतिका यह सुनकर रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराती है। उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था। सच कहूँ तो मेरा भी यही हाल है। अगर तुम चाहो तो हम अभी भी विवाह कर सकते हैं। राजकुमार अरुण यह सुनकर चौंक जाता है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं एक राजकुमार हूँ। अगर मैं तुमसे अभी विवाह करके महल ले जाऊंगा तो पिताजी चौंक जाएंगे। आप एक राजकुमार हैं, क्या आपको अपने फैसले लेने की आजादी नहीं है, या आपके जीवन के निर्णय आपके पिताजी करते हैं? अरुण के चेहरे पर गंभीरता छा जाती है। वो कुछ पल सोचता है और फिर अवंतिका की ओर देखता है। नहीं, मैं अपने जीवन के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हूँ और मैं तुमसे अभी विवाह करूंगा। तो भी ठीक है, पास ही एक मंदिर है, वहाँ एक पुजारी रहते हैं, हम वहीं विवाह करेंगे। अवंतिका अरुण को जंगल में एक पुराने मंदिर की ओर ले जाती है। मंदिर बहुत ही रहस्यमयी और प्राचीन दिखता है। वहाँ एक वृद्ध पुजारी पहले से ही मौजूद हैं। अरुण मंदिर को देखता है और अनजाने भय से भर जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद पुजारी अवंतिका और अरुण का विवाह संपन्न कर देते हैं। विवाह के पश्चात राजकुमार अरुण अवंतिका को लेकर महल लौटता है। महल के राज दरबार में राजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। राजकुमार अरुण अवंतिका के साथ खड़ा था। राजा की आंखों में आश्चर्य था। अरुण, ये कौन है जो तुम्हारे साथ आई है? पिताजी, ये आपकी बहू और मेरी पत्नी है। राजा विक्रम सिंह यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तुम किसे ब्याह करके ले आए हो? ये संगमगढ़ की राजकुमारी अवंतिका है। उनके पिताजी हमारे लिए सहमत नहीं थे। वे चाहते थे कि अवंतिका का विवाह किसी और राजकुमार से हो, लेकिन मैं अवंतिका से प्रेम करता था, इसलिए मैंने उससे विवाह कर लिया। राजा विक्रम सिंह मुस्कुराते हैं। तो तुमने बड़ा साहसी कार्य किया है। समय आने पर मैं संगमगढ़ के राजा से इस विषय में बात करूंगा। राजकुमार अरुण अपनी पत्नी अवंतिका को अपने कक्ष में ले जाता है। समय बीतता है। अरुण और अवंतिका का प्रेम और गहरा हो जाता है। 1 वर्ष के भीतर अवंतिका एक सुंदर पुत्री को जन्म देती है। महल में खुशियों का माहौल छा जाता है। रात के समय राजकुमार अरुण अपनी पुत्री को गोद में लिए अवंतिका के पास बैठा था। दोनों अपनी नन्ही बच्ची को देख रहे थे। अवंतिका, जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब तुमने अपने राज्य का नाम नहीं बताया था और तुमने कहा था कि तुम्हारे राज्य के विषय में केवल पतियों को बताया जाता है। अवंतिका रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराती हैं। हाँ, तो अब तुम्हें इसकी याद आई? हाँ, तुमसे शादी करने के बाद न जाने क्यों मुझे याद नहीं रहा तुमसे पूछने की कि तुम किस राज्य की हो। ये बड़ी ही विचित्र बात है, जबकि विवाह करने के तुरंत बाद मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। मुझसे विवाह करने के बाद तुमने अपने पिता से झूठ बोला कि मैं बल्लभगढ़ की राजकुमारी हूँ। शायद तुमने इसी झूठ को सच मान लिया। अब मैं तुम्हारे राज्य जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे माता पिता से भी मिलना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं तुम्हें अपने राज्य में ले चलूंगी, लेकिन केवल तुम्हें और हमारी पुत्री को। तुम्हें इस बात को किसी और से साझा नहीं करना होगा। ऐसा क्यों अवंतिका? जब तुम मेरे राज्य पहुंचोगी तो सब स्वयं समझ जाओगे। अगले दिन वह अपने पिता से कहता है कि वो शिकार के लिए जा रहा है और फिर अवंतिका तथा अपनी पुत्री के साथ महल से निकल जाता है। वो घने जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। राजकुमार अरुण जंगल की गहराई में था। चारों ओर घने जंगल, पेड़ और झाड़ियां थीं। तभी उसकी नजर दूर एक भव्य नगर पर पड़ती है। वो अचंभित होकर ठहर जाता है। ये क्या, जंगल के बीचों बीच इतना सुंदर नगर? ये तो असंभव सा लगता है। अवंतिका हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखती है। जब तुम हमारे नगर के भीतर आओगे हैं, कभी कभी हम वही देख लेते हैं जो हकीकत में मौजूद होता है। चलो नगर में प्रवेश करें।
राजकुमार अरुण अवंतिका के साथ नगर की ओर बढ़ता है। नगर के द्वार पार करते ही उसे एक भव्य बाजार दिखाई देता है। चारों ओर रंग बिरंगे वस्त्रों में महिलाएं काम कर रही थीं। कोई दुकान चला रही थी तो कोई वस्त्र बना रही थी, कोई गहनों की सफाई कर रही थी, लेकिन वहाँ एक भी पुरुष नहीं दिखता। ये कैसा नगर है? यहाँ कोई पुरुष नहीं दिख रहा। हमारे नगर में पुरुष नहीं होते। इस समय नगर में केवल एक ही पुरुष है और वो हो तुम। राजकुमार अरुण के माथे पर पसीना झलक जाता है। वो कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी नजर एक विशाल महल पर पड़ती है। महल के शिखर स्वर्ण से जुड़े हुए थे। दीवारों पर अद्भुत कलाकृतियां बनी हुई थीं। वो महल देख रहे हो? वो मेरा ही महल है। चलो अंदर चलते हैं। राजकुमार अरुण, अवंतिका और अपनी पुत्री के साथ महल के विशाल द्वार से अंदर प्रवेश करता है। वहाँ एक भव्य दरबार सजा हुआ था। दरबार के मध्य में एक भव्य सिंहासन रखा हुआ था, जिस पर एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। जैसी उसकी नजर अवंतिका पर पड़ती है तो उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक आ जाती है। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम इस कार्य में सफल हो जाओगी। आप कौन है और आपके कहने का क्या मतलब है? मैं अवंतिका की माँ हूँ। ये कैसे संभव है? आप तो अवंतिका की उम्र की लग रही हैं, फिर आप उसकी माँ कैसे हो सकती हैं? मेरा नाम रुक्मणी है और हमारे नगर में मनुष्यों पर उम्र का प्रभाव नहीं होता। इतना कहकर रुक्मणी अवंतिका की ओर देखती हैं। जाओ, अपने पति को अपने कक्ष में ठहरा दो। अवंतिका राजकुमार अरुण को महल के एक विशाल कक्ष में ले जाती हैं। अरुण गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्या हुआ? कैसी गहरी सोच में डूबे हो? न जाने क्यों मुझे यहाँ पर सब कुछ विचित्र लग रहा है। नगर का माहौल विचित्र सा है। चलो मैं तुम्हें अपने नगर में घुमा देती हूँ। अवंतिका ने अपनी पुत्री को कक्ष में झूले पर बिठा देती है और अरुण को नगर की गलियों में लेकर निकलती है। अरुण चारों ओर देखता है। हर ओर केवल स्त्रियां ही थीं। सब्जी बेचने वाली, गहने वाली, राज कार्य करने वाली। तभी दरवाजे से उनके मंत्री देव सिंह प्रवेश करते हैं। महाराज, क्या हुआ? क्या राजकुमार अरुण और उनकी पत्नी का कोई सुराग मिला? पूरे 1 महीने से हमारा पुत्र, उसकी पत्नी और उनकी पुत्री लापता है। मंत्री, हमने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। न कोई साधु अपनी दिव्य शक्तियों से बता पाया कि वे जीवित है या नहीं। महाराज, इस समय हमें केवल एक ही व्यक्ति सहायता कर सकता है, राजकुमार अरुण का मित्र आदित्य। आदित्य? हाँ महाराज, आदित्य एक साधारण किसान है, लेकिन उसकी बहादुरी किसी राजकुमार से कम नहीं। इससे पहले भी उसने कठिन परिस्थितियों में भी आपके राज्य की सहायता की है। तुम सही कह रहे हो मंत्री, हमें तुरंत आदित्य से मिलना होगा। कुछ देर बाद राजा विक्रम सिंह और मंत्री देव सिंह गांव के एक साधारण झोपड़ी के सामने खड़े होते हैं। झोपड़ी के अंदर एक सुंदर युवा पुरुष बैठा हुआ था। वो आदित्य था। राजा को देखकर वो तुरंत उठ खड़ा होता है। महाराज, आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? आप मुझे महल बुला सकते थे। आदित्य, तुम्हारा मित्र राजकुमार अरुण, उसकी पत्नी और पुत्री पिछले 1 महीने से लापता है। ये क्या कह रहे हैं महाराज? राजकुमार अरुण ने विवाह कर लिया? क्या तुम्हें राजकुमार अरुण के विवाह के बारे में पता नहीं था? महाराज, कम से कम आप मुझे निमंत्रण भेज सकते थे। इस बारात की शिकायत मुझे हमेशा रहेगी। अरुण ने वल्लभगढ़ की राजकुमारी अवंतिका से विवाह मुझसे पूछे बगैर किया था। मैं स्वयं अवंतिका को उसकी पत्नी के रूप में देखकर चौंक गया था। ये कैसी बात कर रहे हैं महाराज? वल्लभगढ़ के राजा केहर सिंह की कोई पुत्री नहीं है। उनका केवल एक पुत्र है। कुछ समय पहले ही मैं उनके राज्य में गया था, जब उनकी कोई पुत्री ही नहीं थी। तो फिर राजकुमार अरुण ने किससे विवाह किया? तो फिर वो लड़की कौन थी? ये जरूर किसी भयानक रहस्य से जुड़ा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे मित्र को किसी
बहुत बड़ी साजिश का शिकार बनाया गया है। आप चिंता मत करिए महाराज, मैं वचन देता हूं कि मैं अरुण को खोजकर वापस लाऊंगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है आदित्य। राजा विक्रम सिंह और मंत्री देव सिंह वहाँ से चले जाते हैं। आदित्य तुरंत अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता है और घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर रवाना हो जाता है। कुछ समय बाद तालाब के किनारे पहुँचता है और पानी पीने लगता है। तभी उसके कानों में किसी व्यक्ति की भारी आवाज गूंजती है। इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो वत्स? आदित्य चौंक कर पलटता है और देखता है कि सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे, जिनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। महाराज, मैं अपने मित्र राजकुमार अरुण की खोज में आया हूँ। वो अपनी पत्नी के साथ जंगल की ओर गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। साधु गहरी सांस लेते हैं, जैसे उन्हें यह सब पहले से ही ज्ञात हो। तुम्हें पता नहीं कि इस जंगल में एक भयानक शक्ति घूम रही है। वो स्त्रियां नहीं बल्कि मायावी डायनें हैं, जो पुरुषों को अपने नगर में खींच ले जाती है। और जो एक बार वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। क्या आप जानते हैं कि राजकुमार अरुण कहाँ है? वो नगर सामान्य नहीं है। वहां कोई भी पुरुष जीवित नहीं बचता। वे स्त्रियां पुरुषों को अपनी सुंदरता और सम्मोहन में फंसाकर वे वहां करती हैं और फिर विचित्र पूर्णिमा की रात को उनकी बलि चढ़ा दी जाती है। मैं अपने मित्र को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। कृपया मेरी सहायता करें। साधु गहरी सोच में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हारे मित्र की संतान को वहां से नहीं लाया जा सकता। वो भी उसी श्रापित नगर का हिस्सा बन चुकी है। आदित्य कुछ सोचता है और फिर सिर झुकाकर कहता है, मैं अपने मित्र को बचाने के लिए तैयार हूँ। साधु आदित्य का हाथ पकड़ते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। अगले ही क्षण वो दोनों एक विचित्र नगर में पहुंच जाते हैं। वहां हर ओर सुंदर स्त्रियां दिखाई देती हैं, लेकिन कोई पुरुष नहीं होता। आदित्य की नजर एक पाते हैं। राजकुमार अरुण अब पूरी तरह से होश में आ चुका था। अरुण, तुम अब तक सम्मोहित में थे। ध्यान रखना, कभी इस जंगल की ओर मत जाना। इतना कहकर साधु अदृश्य हो जाते हैं। आदित्य और अरुण महल की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वो महल में प्रवेश करते हैं, राजा विक्रम सिंह और मंत्री देव सिंह उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। अरुण, मेरे पुत्र। राजकुमार अरुण राजा विक्रम सिंह के चरणों में गिरकर कहता है, पिताजी, मैंने बहुत बड़ी भूल की थी, लेकिन आदित्य के कारण मैं वापस आ सका हूँ। राजा विक्रम सिंह आदित्य को देखता है और उसकी पीठ थपथपाता है। आदित्य, तुमने फिर से अपनी बहादुरी से हमारे राज्य की रक्षा की है। राजकुमार अरुण मुस्कुराता है। उसी दिन से राजकुमार अरुण ने यह निश्चय कर लिया कि वो फिर कभी भी उस जंगल की ओर नहीं जाएगा।